रूहानी सफर और बाजीराव मस्तानी। बड़े हैरान होंगे आप, ये बाजीराव मस्तानी क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू होने लगा अब। रूहानी सफर और बाजीराव मस्तानी क्या है? रूहानी सफर किताब का नाम है और बाजीराव मस्तानी वो कहानी है जो संजय लीला बंसाली ने फिल्माई। मगर इस कहानी का जो लीड रोल है वो बाजीराव नहीं है बल्कि रियाज अहमद गौहर शाही है। और रियाज अहमद गौहर शाही जिंदगी के उस इब्तदा और सफर में जब वो वलायत की तरफ गामजन थे, जब वो अल्लाह को देखने और हम कलाम होने की तरफ गामजन थे, तो रस्ते में एक मस्तानी दीवानी के साथ उन्होंने 3 साल का चिल्ला काटा है, 3 साल का चिल्ला। और रूहानी सफर में उस आप बीती को और उस वाक्य को उन्होंने कलमदान किया है। हकीकत यह है कि जब रूहानी सफर और बाजीराव मस्तानी की कहानी में देख रहा था, तो हकीकत यह है कि रियाज अहमद गौहर शाही साहब ने उसको बड़े ही अदीबाना और बड़े ही रोमानवी अंदाज में लिखा है। मुझे अपने कॉलेज का वो जमाना याद आ गया, हॉस्टल लाइफ का, जब मैं रोमांटिक नावल तकिए के नीचे छुपा छुपा कर पढ़ा करता था, और अपने घर में उसके कुछ वर्के फाड़ कर तकिए के नीचे छुपा कर, और वो आपने वो कम कम सिन दुशीजाएं भी देखी होंगी, जो रसाला शुआ और डाइजेस्ट, औरत डाइजेस्ट और तीन औरतें तीन कहानियां पढ़ा करती थी। और फिर अगर मैं उसको थोड़ा सा 18+ और अडल्ट कर दूं तो इस तरह की भी कहानियां थी। वो मेरी आंखों में आंखें देखकर घूरने लगी, मेरा दिल ललचाने लगा, मेरी रालें टपकी, मैं उसकी तरफ लपका, वो मेरी तरफ लपकी, हम इसी इंतजार और कश्मकश में थे कि आंख खुल गई, है ना। बंदा यानी उसके जज्बात अभी ओदी सुईतियां ते होंदी है तो नाल ही मामला ठंडा हो जाता है। अभी मैं आपके सामने रखूंगा उस किस्म का बाजीराव मस्तानी और रूहानी सफर का एक बाब। तो इसको बड़ी तवज्जो से आपने सुनना है। किताब जूम करके रूहानी सफर, बड़ी तवज्जो से सुननी है ये बातें आपने, ये तवज्जो से बातें सुननी है, क्योंकि ये बातें हैं इसी पर बुनियाद है सारी। क्योंकि जो स्टार्ट में हुआ है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना। और ये आपने देखना है कि जो तसव्वुफ के तरीके से बुजुर्ग और वली बनते हैं जी, वो क्या होते हैं और किस तरीके से बनते भाई। इनके बकौल, भाई मैं नहीं कह रहा, इनके बकौल। ये देखें जी, किताब नाम का किताब जो है नाम रूहानी सफर, मुसन्नफ हजरत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही साहब, नाशिर देख लें, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सरफरोश पब्लिकेशंस पाकिस्तान, ठीक है जी, मेहदी फाउंडेशन नहीं है, सरफरोश। इसको अब मैं करता हूँ जूम आउट, अब हम इसको आगे लेकर चलेंगे, इसको मैं स्किप करता जाऊंगा। मैंने इस किताब के कुछ इक्तबासात पढ़े हैं ताकि इसको मैं हाईलाइट करूं, ताकि आपको पता चल जाए। ये जी किताब का आगाज होता है रूहानी सफर, जब सन्ने बलूगत को पहुंचा तो फकीरी का शौक इंतहा को पहुंच चुका था। यानी टीन एज का जब आगाज हुआ है उस वक्त इनको शौक पहुंचा। फिर ये बहुत दरबारों पर गए और हुआ। अच्छा जी, कहते हैं जी तकरीबन 1 साल बाद नमाजें भी खत्म हो गई। इनको किसी ने मशवरा दिया कि नमाजें पढ़, ठीक है, एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि देवल शरीफ के मुरीद हो जाओ। वो मुरीद उनके हुए, उन्होंने कहा नमाजें पढ़ और चंद तस्बीहां बता। तो वो कह रहे हैं मैंने तकरीबन 1 साल बाद नमाजें भी मेरी खत्म हो गई और मेरा जिक्र जो है और वो अल्लाह हू भी बेकैफ रह गया। आगे वो कहते हैं तोते की तरह अल्लाह हू पढ़ते रहते, लेकिन किसी को महफिल हुजूरी नसीब ना हुई और ना ही कोई जिक्र कल्ब तक पहुंचा, अलबत्ता वो नमाज रोजे के पाबंद हो गए थे। अब इसमें इसमें शरीयत जो है वो मद्दे मुकाबल चल रही, मद्दे मुकाबल, यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो नमाज रोजे के तो पाबंद हो गए मगर महफिल हुजूरी नसीब ना हुई। ये मैं जिक्र करूंगा, ये टिपिकल सूफिया की टर्मिनोलॉजीज है। महफिल हुजूरी, कशफुल कबूर का और कशफुल हुजूर की जो महफिलें होती है ना, ये एक और दुनिया है, थर्ड डायमेंशन से आगे की दुनिया, ठीक है ना जी। ये उतनी गल्ला ने थोड़ी समझ नहीं आएंगी। अच्छा जी, ये सफर या इस तरह आगाज होता है। अभी ना इनकी एक ममानी है, मैं उनको नहीं कोट करूंगा, मैं आगे चलूंगा। इनकी ममानी, रियाज अहमद गौहर शाह साहब की एक ममानी थी, वो नमाजें बड़ी पढ़ा करती थी, बड़ा अल्लाह अल्लाह करती थी, मगर हसद था, चुगलियां किया करती थी, गीबत किया करती थी। एक दफा ना रियाज अहमद गौहर शाह साहब के पास आई, तो रियाज अहमद गौहर शाह साहब चूंकि नमाज नहीं पढ़ा कर, ये उन्होंने खुद लिखा, वाकया उनका जिक्र है, मैं बता दूंगा। अच्छा, वो कहते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ा करते। अच्छा, वो ममानी आई रियाज अहमद गौहर शाह साहब के पास और आकर कहती हैं कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो वो आगे पता कहते हैं चलो मैं नमाज नहीं पढ़ता मगर मैं गीबत चुगली और ये चीजें तो नहीं ना करता। अब ये पैरेलल, कहते हैं मैं छोटी एज में था। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियाज अहमद गौहर शाही साहब नमाजों के मद्दे मुकाबल जिक्र को उसको इबादत समझते थे, जो कि उनकी कई किताबों और में भी है। मैंने जिक्र इलाही में उसका दीन इलाही में उसका जिक्र भी किया। तेजी से आगे चलता हूँ ताकि ये हमारा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रूहानी सफर बेसिकली रियाज अहमद गौहर शाही साहब का वो सफर है जो वलायत की तरफ है और तिफले नूरी और जुस्सा तौफीक इलाही की तरफ। उस पर भी हम इरफान भाई से पूछेंगे। लें जी, अब आपने देखना है कि इस रूहानी सफर के अंदर गौहर शाही साहब जो हैं जंगल में मंगल करते हुए जो है ना उसका उसका नक्शा खींच। अच्छा जी, कहते हैं शुरू में पहाड़ी पर जब इसमें जात की मश्क करता तो मुझे कई बुजुर्ग अपने पास खड़े या बैठे नजर आते। कुछ बहुत ही खूबसूरत किस्म की औरतें आती और उनको झुककर सलाम करती। उनके हाथों में गोल किस्म के पंखे होते और वो उन बुजुर्गों को झलती रहती।
लेकिन जब वो औरतें मेरे सामने आती तो अकड़ के मुस्कुरा के गुजर जाती और मुझे अपनी कमतरी का सख्त एहसास होता। इस बरकी रो के बाद दूसरी रात भी वो औरतें आईं। जब करीब से इतरा कर गुजर रही थीं तो आवाज आई। अच्छा, ये जो आवाज आती है ना, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई ये कहां से आती है। बहरहाल पता नहीं किस कोने से और किस सुराख से आती है इस कमरे के अंदर आवाज, मुझे नहीं आज तक पता चला। ये आवाज आई बस, क्या ना जी। अच्छा, ये आवाज आई जी, इसको अल्लाह ने इज्जत दी है, तुम भी इसकी ताजीम करो। और उस आवाज के साथ वो कमर तक झुक गई। वो जब आवाज, उन्होंने कहा ये अल्लाह ने इज्जत दिया इसे, हालांकि अभी स्टार्ट था तो आवाज आ गई अल्लाह ने इसको इज्जत दी है, तुम भी इसकी ताजीम करो। और इस आवाज के साथ वो कमर तक झुक गई और शर्मिंदा होकर चली गई। अब देखें जी, वो शर्मिंदा हो गई और इनकी ताजीम और धाक बैठ गई। अब क्या हुआ आगे, कहते हैं जब कभी दिल परेशान होता या बाल बच्चों की याद सताती तो वही औरतें एकदम जाहिर हो जाती, धमाल करती और फिर कोई नात पढ़ती और वो परेशानी का लम्हा गुजर जाता। यानी वो जो है ना, वो एंटरटेनमेंट होती है ना, वहां बंदा बोर हो रहा है यार की करिए, जिक्र ही कर जा रहा मैं बैठ के थे कि करा की, तो उन्होंने वो एंटरटेनमेंट आ गई कि धमाल डल रही है और जनाब वो परेशानी का लम्हा गुजर जाता। और कभी जिस्म में दर्द होता तो वो आकर दबाती। अच्छा जी, खूबसूरत औरतें वो दबाती, जिससे मुझे काफी सुकून मिलता। याद रहे, अब ये देखें, अब ये याद रहे कि आगे वो सारी उन्होंने नोट कर दिया। नोट, अगर लाहूत कहते हैं तो बचत हो जाती। कहते हैं याद रहे ये सब नासूती वाकयात पेश किए जा रहे हैं, हालाते बाला और राजे बाला की इजाजत नहीं है। कहते हैं अभी मैं अंदर की बातें नहीं कर रहा, वो जो लाहूत की बातें हैं, लाहूत यानी ये जिस्म की बात हो रही है, हाजिरी की बात हो रही है, कशफ और इल्हाम की बात नहीं हो रही। ठीक हो गया जी। ये बात आपके सामने मैंने पढ़नी थी कि वो सफर का आगाज जो हो रहा है। आगे देखें जी, ये दूसरा पैरा मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं एक दोपहर को मैं, ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना है, पेज नंबर 12 वाला। कहते हैं एक दोपहर को मैं चश्मे की तरफ चला गया, जंगल में थे ना जी, तो रास्ते में एक नौजवान औरत लेटी हुई थी। लो जी, टार्जन टार्जन वाली कहानी होती थी ना, ਉਹਦੇ ਚ बंदा जंगल च जा रहा है, आगे नौजवान औरत लेटी। कहते हैं जी वो लेटी है, एक नौजवान औरत लेटी है, उसने बड़ी आजी से पुकारा, साईं बाबा इधर आना जरा। मैं उसके करीब चला गया और पूछा कि तुम इस वीराने में अकेली क्यों और कैसे आई हो। वो रोने लगी और कहा मेरी कोई औलाद नहीं है। लो, यानी वो ये नहीं डर रही कि मैं इस वीराने में अकेली हूं, उसको ये डर रहा है कि मेरी औलाद कोई नहीं। बंदा पूछे जंगल च तेनू केड़ी फकी दे रहा, बाबा देन आ गया फकी जेड़े तेनू इथे काके लभने ने, ये सवाल है। वो रोने लगी, कहा मेरी कोई औलाद नहीं, दुआ करो अल्लाह ताला मुझे एक फर्जंद दे दे। जो वाकयात बताए जाते हैं ना, ये बेसिकली ब्रेन वॉशिंग है। यही वजह है हमारी खवातीन जाके पहले ही बाबे के कदम में जाके कहते हैं बाबा जी मुंडा, बाबा जी मुंडा, वो फिर लगाते हैं कुंडा, फिर रोते हैं आप लोग ये क्या हो गया। अभी मैं एक किस्सा सुनाऊंगा तो हुआ ऐसा, कुंडा लगाया गया। अच्छा, अमेरिका में जाके कहते हैं जी वो कोई औलाद नहीं है, दुआ करो अल्लाह ताला मुझे एक फर्जंद दे दे। मैंने कहा मैं अभी दुआओं के काबिल कहाँ हुआ। लो भाई, दुआ तो आप किसी को भी को कर सकते हैं, ये दुआ की काबिलियत, दुआ तो अल्लाह ने कबूल करनी है, जब मर्जी आप करें। ये भी एक सिस्टम है, याद रखें, ये भी ब्रेन वॉशिंग है कि नहीं अल्लाह मेरी नहीं सुनता, बाबा जी बाबा जी बाबा जी को कहो, बाबा जी नहीं मोड़ दे अल्लाह जी। ये ड्रामा देखे, अल्लाह से ना उम्मीदी फैलाने का ड्रामा और अल्लाह से मुंह मोड़ने का ड्रामा कर दिया हुआ है कि भाई हम आपको पहुंचाएंगे, आप अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता ना करें। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं मुझे साथ साथ ये कंडा भी निकालने दे, व इजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इजा दान। ऐ अल्लाह के रसूल, इनसे कहो मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, कह दो मैं सुनता हूं जो मुझे पुकारता है, क्या जरूरत है। अब ये देखे आगे, कहते हैं मैं कहाँ काबिल हूं। फिर कहने लगी अच्छा हाथ लगाकर देखो पेट में बच्चा है या नहीं। लो, वो मेरी कोई औलाद नहीं है, अकेली तुम वहां लेटी हो, अभी तुम्हारी दुआ, हाथ लगा के चेक करो बच्चा है या नहीं। ठीक हो गया जी। ये फोला फलारी शुरू हो गई वहां पर। मैंने कहा किसी औरत को दिखाना। कहने लगी इस वक्त तुम ही सब कुछ हो। फिर बाहों से लिपट गई की आंखें ब्लोर की तरह चमक रही और मैं बाहों से छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत सख्त, मैं काबू आ गया औरत ने मुझे दबोच लिया, मैं काबू आ गया। आखिर में मैंने आजिजी से, लो जी कहते हैं जी मैंने आजिजी से, मर्द ने औरत को कहा ए मोहतरमा मुझे छोड़ दो। उसकी आंखें बलौर की तरह चमक रही थी। उसने कहा मैंने मोहतरमा छोड़ दो, मैं इस वक्त चिल्ले में हूं। भाई चिल्ला हो या आम जिंदगी हो, आपका मामला औरत के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर आप जब वलायत क्लेम कर रहे हो, जब आप वलायत क्लेम कर रहे हो तो आप ये कहना क्या है, मैं चिल्ले में हूं। चिल्ले में ना होता तो कि मसलन दे मार 4.5, मैं इस वक्त चिल्ले में हूं और जलाली और जमाली परहेज की वजह से, यानी वो मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं बज्जा जलाली और जमाली परहेज की वजह से दुनिया को छोड़े हुए हूं। कहने लगी मुझे इससे क्या, और फिर गिरेबान भी पकड़ लिया, यानी वो दबोच लिया ना उसने सरकार को। इतने में 3-4 आदमी चश्मों की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। लो जी छापा पे आ गया। अच्छा छापा पे आ गया जी, बंदे आ गए। उसने मुझे छोड़ दिया और बाग में वापस पहुंच गया। कहते मैं वापस फिर वो बाग में आ गया। अब उस औरत ने भी बाग में डेरा लगा लिया। लो जी वो पकी पकी हो गई,
वो देखा जी, पीर साहब सरकार जो है ना, इनके पास में आती रहूं। उस औरत ने भी बाग में डेरा लगा लिया, दिन को मेरे आगे पीछे घूमती, रात को कहीं नजर ना आती। इसको मैंने क्यों रेड में इसको मैंने क्यों रेड में हाईलाइट किया है? मुझे यहां से लग रहा है कि गौहर शाही साहब इंतजार करते थे कि रात को नजर क्यों नहीं आ रही। वो दिन को तो आगे पीछे घूमती थी, रात ही नहीं सी आती। अच्छा जी, कहते हैं रात को कहीं नजर ना आती। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया कि एक रात वो चिल्ला गाह में पहुंच गई और मुझे छेड़ने लगी। आ गई, रात को आ गई और मुझे छेड़ने लगी। पास ही कुरान मजीद पड़ा हुआ था। नहीं जी, कहते हैं जी अब पेज नंबर 13 पे आपने आना, बड़ी मजे की आगे बात है, जरा सुने। ओए होए होए, बाजीराव मस्तानी की एंट्री होने लगी है। सही फिल्मी सीन, बाजीराव मस्तानी की एंट्री आपने देखनी है कि बाजीराव जो है उसके साथ बनती क्या है। कहते हैं जी पास ही कुरान मजीद पड़ा हुआ था, उसे उठाकर फेंकने लगी। मैंने जल्दी से कुरान मजीद उसके हाथों से छीन लिया। अब वो मुझसे लिपटने की कोशिश कर रही थी। अब ये जुमले देखें जरा, वो रोमानवी अंदाज, अब ये हो रहा था, तब वो अचानक ये होने लगा। अच्छा जी, अब वो मुझसे लिपटने की कोशिश कर रही और मैं उसे धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी सूरत बदलना शुरू हो गई। गौर से देखा, ये ऐसा ही है जैसे वो बंदा ख्वाब बड़ा अच्छा देख रहा हो ना, अम्मी पानी डाल के उठ पुत्र स्कूल जाना है। सूरत बदलना शुरू हो गई। गौर से देखा, बजाय गोरी नौजवान हसीना के काली कलवट्टी लागर सी बुढ़िया नजर आ रही थी, जिसका चेहरा पिचका हुआ और लंबे लंबे दांत बाहर को निकले हुए थे। मैं घबराया, सर्दी के मौसम में पसीना छूटा। खैरियत इसमें समझी कि चिल्ला गा से भाग जाऊं। भागा और मस्तानी की ज्वाला है, मस्तानी एंट्री हुई है ये जी। ये फ्रेम आया है और क्लोजअप हुआ है मस्तानी का। भागा और मस्तानी की झोंपड़ी में चला गया। मस्तानी एक बड़ी सी रेली ओढ़े सो रही थी। मैं उसकी रेली हटाकर उसके कदमों की तरफ लेट गया। वो औरत शेरनी की तरह मेरे पीछे भागी। कौन सी? वो जो पीछे थी, वो जो जफियां पा रही थी, मुझे वो याद आ गया। अच्छा छोड़े, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, वो औरत शेरनी की तरह मेरे पीछे भागी, झोंपड़ी की तरफ भी आई, मुझे कहीं ना पाकर वापस चली गई और इस वाक्य के बाद दोबारा कभी भी नजर ना आई। उसका रोल खत्म हो गया था जी। आगे मस्तानी, आगे देखें जी। कहते हैं जी सेकंड फ्रेम आया जी, जूम हुआ है। अब झोंपड़ी के अंदर का किस्सा, वो शेरनी चली गई, अब झोंपड़ी के अंदर की कार्रवाई जो है उसको वो कलमबंद कर रहे हैं। जरा ये तवज्जो सुने। कहते हैं तकरीबन आधा घंटे बाद मस्तानी ने करवट बदली, यानी जिसके वो बिस्तर में घुस गए थे वो पैरों की तरफ, उसने करवट बदली। आधे घंटे बाद उसके पांव मेरे सर को लगे और उठकर बैठ गई। मैंने कहा डरो नहीं, मैं खुद ही हूँ। हाँ जी, डरो नहीं, मैं खुद ही हूँ। अच्छा जी, 3 साल की दोस्ती थी, 3 साल। मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे याद करते थे। जब ये चली गई ना, उसके बाद इनका दिल भी वहां नहीं लगा रहे आजमत गौर शाही साहब। उसके बाद ये छोड़ गए, एक हफ्ते बाद चले गए हैदराबाद, फिर आगे वापस। अच्छा, कराची और हैदराबाद का सफर किया। कहते हैं वो, मैंने कहा डरो नहीं, खुद ही हूं। कहने लगी आज रात कैसे आ गए? मैंने कहा वैसे ही। फिर पूछा शायद सर्दी लगी? मैंने कहा पता नहीं। उसने समझा शायद आज आज की अदाओं से मुझ पर कुर्बान हो गया है। ये कुछ अदाएं दिखा रही, उनका भी मैं जिक्र करूंगा, वो कौन सी अदाएं होती। मैंने कहा पता नहीं। उसने समझा शायद आज की अदाओं से मुझ पर कुर्बान हो गया और मेरे करीब होकर लेट गई और फिर सीने से चिमट गई। सन्नाटा, उस झोंपड़ी में सन्नाटा। अब गौहर शाही साहब आगे क्या कहते हैं? कहते हैं एक आफत से बचा, दूसरी आफत में खुद फंसा। मैंने हटने की बड़ी कोशिश, बड़ी, ऐसा लगा जिसम में जान ही नहीं। चुपचाप लेटा सोचता रहा, बड़ी कोशिश की, हट ही नहीं पा रहा। अच्छा, सोचता रहा, फकर के लिए दुनिया छोड़ी, लज्जात दुनिया छोड़े, अपनी खूबरू बीवी छोड़ी, जंगल में डेरा लगाया, लेकिन शैतान यहाँ भी। अब अल्लाह ताला ही हामी नासिर है। कुछ देर बाद सुबह की अजान हुई, जिस्म को जबरदस्त झटका लगा, जैसे किसी ने बैठा दिया हो। उस करंट को मस्तानी ने भी महसूस। अब ये राजे बाला है कि वो करंट क्या लगा था जो मस्तानी को भी महसूस हुआ, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद हुआ ना। अच्छा, वो करंट जो है वो मस्तानी ने भी महसूस किया और झटके के साथ मस्तानी के हाथ भी सीने से हट गए और मैं चिल्ला गया, मैं चला गया। ये जो झटका लगा है, करंट जो मस्तानी को लगा है और मस्तानी भी हिल गई है, ये राजे बाला और हालात बाला की कहानी है। इसका जिक्र वो करने से मना किया हुआ। और फिर चिरागों में रोशनी न रही। ये है जी मस्तानी की एंट्री और ये है रूहानी सफर। ठीक है ना जी। मैं बहुत सी चीजें स्किप कर रहा हूं जिसमें दम घुटकूं वो वाला सिस्टम भी है, दम मारो दम वो वाला सीन भी है। अभी मैं वो दम मारो दम वाला सीन नहीं कर रहा, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, देखे मस्तानी फ्रेम चेंज होता है, सेकंड सीन आता है। आज मस्तानी मेरे अकरार पर बहुत खुश है। उसने बंग में बादाम, पिस्ता बादाम और इलायची भी डाली है। गिलास में बर्फ भी पड़ी हुई है। गिलास हाथों में लेते हुए हाथ कांपते हैं और ऊपर को नहीं उठते। हिम्मत करके मुंह तक लाता हूं, देखता हूं छिपकली नुमा कीड़ा, यानी वो नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये वो पीछे पूरा वाक्य चल रहा है जहां से मैंने रेड किया ना। उन्होंने कहा कि वो भंगशंग मैंने नहीं पी, मुझसे सख्त नाराज थी मस्तानी। ये जो है ना, मस्तानी मेरी इस हरकत से सख्त नाराज है। कई दिन तक मुझसे बात नहीं करी और मैंने भी झोंपड़ी में जाना छोड़ दिया। मुहर्रम की 9 तारीख है, ये देखिए, मुहर्रम की 9 तारीख है। मस्तानी ने मुझे बुलाया और हजरत इमाम हुसैन की याद में, लो ठीक है जी, ये लो नमा कटा खोल गया। लो जी, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सलाम की याद में गले से लगाकर रोना शुरू कर दिया। जंगल में मंगल भाई, गले से लगाकर रोना शुरू कर दिया।
इतना रोती है जैसे इस जैसा गमखार दुनिया में कोई ना होगा, और उनकी याद में मेरे भी आंसू बहना शुरू हो गए। अच्छा जी, कहते हैं जी उनकी याद में मेरे भी आंसू बहना शुरू हो गए इस वाक्य को। अच्छा, अब नहीं उन्होंने कहा कि मैं पीछे हट जाऊं, गले से लगी हुई है वो भाई, गमे हुसैन, वो भी बीच में टच दे दिया, तसव्वुफ का भी टच, उधर से इमाम हुसैन का भी टच, मुहर्रम का। अच्छा जी, इस वाक्य के बाद मैं होता ना तो मैं जरा कुछ और किस्म का मामला करता। बहरहाल इस वाक्य के बाद मैं और मस्तानी पहले से भी ज्यादा करीब हो गए। ये बात आपके सामने, ये जो वाक्य हुआ है इसके बाद जो है ना, मैं और मस्तानी पहले से भी ज्यादा करीब हो गए। अच्छा, वो हर बात पर भाई भाई कहकर पुकारती और कभी सर को दबा भी देती। लो जी, वो बहन भाई, ठीक है ना, बहन भाई वाला, तो वो हर बात पर भाई भाई कहकर पुकारती और कभी सर को दबा भी देती। अब वो बिल्कुल भंग के लिए मजबूर नहीं कर, बल्कि मेरी मौजूदगी में खुद भी भंग नहीं पी। कभी कभी, अब ये देखें जरा, वो अदाओं की मैं बात कर रहा, कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सी मस्ती छा जाती, फिर मुख्तलिफ अदाओं से बातें करती, स्याह चेहरे को आटे से सफेद कर लड़कियों की तरह इतराती, जबकि उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अच्छा जी, ये मैंने ये जो है ना, मेरे हाथ को पकड़कर सीने से लगाती, इसको आपने भूलना नहीं है, इसको आपने ध्यान पर रखना है, क्योंकि ये बाद में केस पड़ेगा। 1999 के अंदर अमेरिका के अंदर एक केस पड़ा था, वो भी इस यही केस, ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है। और कभी नाचना शुरू हो जाती और मैं उसकी आदत समझकर नजरअंदाज कर देता। मैं कहता कोई बात, खैर है, कामतियां तवे चुप के रखो। अच्छा जी, ये है जी। और फिर इसके बाद सीन से जो मस्तानी, बाजीराव मस्तानी है, ये सीन से आउट होगी और चली जाएगी। ठीक है जी। मैंने चंद और इक़्तिबासात भी पेश करने थे, मगर मेरे ख्याल से बात काफी लंबी हो रही है। ये जो इंपॉर्टेंट है ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसको हम रखेंगे। ये जो हाथ को पकड़कर सीने से लगाती, इसको मैं जिक्र करूंगा। अच्छा ठीक है जी। नाज़रीन, हुआ ये जो मैंने आपको कहा था ना कि वो जो सीने पर हाथ वाला है वो रखती, उसका आपने ध्यान में रखना है। हुआ ये नाज़रीन, गौहर शाही साहब ने एक खत लिखा था नवाज शरीफ साहब को 19 फरवरी 1999 को। 12 मार्च 1999 को नवाज शरीफ साहब ने उसका रिस्पांस, मगर रियाज अहमद गौहर शाही साहब के ऊपर इस कदर इल्जामात और इस कदर हमले हो चुके थे, ग्रेनेड फेंका गया, हमला किया गया, रेंजर्स के छापे और ये सारे मामला हुए, तो रियाज अहमद गौहर शाही साहब ने बैरूनी सफर करने की ठानी, जिसमें वो यूरोप भी गए और अमेरिका भी गए। उसमें कई खिताबात भी किए, कई यहूदी भी आकर उन्होंने जनाब उनकी बैत की, ईसाइयों ने की, और इस तरीके से हिंदू आए और बड़े चर्चों और बड़ा एक लंबा सफर है अमेरिका का। उसमें अमेरिका में 1999 में एक किस्सा होता है। अब मैं आपको एक सीन पर लेकर जाना चाह रहा हूं, आप चश्मे तसव्वुर में इमेजिन करें। अमेरिका की एक स्टेट है जिसको वर्जीनिया कहते हैं, वहां एक लड़की है जिसकी 17 साल की उम्र में शादी हो गई, उसका नाम है फरा दुर्रानी। उसकी शादी हो जाती है 17 साल की उम्र में, उससे 2 बच्चे होते हैं, 2। वो अपने खामद के साथ खुश। इंटरनेट उन दिनों में 1999 की बात है, नया नया दुनिया पर अपना कब्जा जमा रहा था। इंटरनेट के ऊपर फरहत दुरानी की एक बंदे के साथ हो जाती है दोस्त। वो लड़का फरहत दुरानी उस खातून को पसंद करने लगता है। नया चाम, पहला पहला प्यार है, पहला पहला खुमार है, नई नई मोहब्बत, जज्बा, जोश, जुनून, गर्मी, हिद्दत, शिद्दत, ये सब होता है। तो वो लड़का उस औरत को वर्जीनिया से भगाकर न्यू जर्सी ले आता है। न्यू जर्सी लाकर वो उसके साथ निकाह कर लेता है। अब वो निकाह करने के बाद एक अरसा गुजरता है कि उसकी बीवी जो है, वो जो नई जो औरत जिसको वो लेके आया है, जो 17 साल, फरा दुरानी जो है, फरा दुरानी को बच्चों की याद सताती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। जब वो डिप्रेशन में जाती है तो वो बड़ा याद करती है, कभी झगड़ती है, और उस बंदे के साथ जो नया हस्बैंड है उसके साथ उसके मसले बन रहे होते हैं। जो खामद होता है फरा दुरानी का, वो यंग लड़का, वो पेपर के ऊपर एक खबर पढ़ता है कि एक हस्ती इस वक्त अमेरिका के अंदर आए हुए हैं, और कुदरती बात है कि न्यू जर्सी के अंदर ही है। वो हस्ती जो है वो जिक्र को जिंदा कर, दिल में इत्मीनान पैदा कर, तो क्यों ना उन हस्ती के पास हाजिरी की जाए और इसके दिल को सुकून दिया जाए। वो अपनी बीवी जवां साल फराह दुरानी को लेकर वहां चला जाता है। एज पर न्यूज मैं वहां ना एनी शाहिद था, ना मुझे पता क्या। एज पर न्यूज और एज पर कंप्लेंट, जो मैं अभी उसकी ओरिजिनल दिखाऊंगा, जो मेरे पास पहुंची है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। 1999 की है, ऑब्वियसली पिछले डॉक्यूमेंट्स निकालना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में इसकी खबर शाया हुई थी 2 नवंबर 1999, ठीक है नहीं, रोजनामा खबरें के अंदर 2 नवंबर 1999 को हुई थी। मैंने अपने रिसोर्सेज से कोशिश की कि किसी तरीके से आर्काइव्स में से ओरिजिनल निकाल लूं, मगर मुझे मिल नहीं सकी खबरों की। उनके पास 1999 का मवाद कंटेंट आर्काइव्स में नहीं मौजूद। ये बड़े अफसोस की बात है, हमने अपनी लाइब्रेरीज को डिजिटलाइज नहीं की। ये बड़ी खतरनाक बात है, करना चाहिए। अच्छा, अब हुआ ये, रोजनामा खबरें के अंदर भी आई, और वहां एक पाकिस्तानी अखबार है, अमेरिकन डोमेस्टिक लोकल, वहां का, वहां भी ये खबर आई। खबर क्या थी कि वो लड़की जब अपने खामन, फरा दुरानी अपने खामन के साथ जब दिल के सुकून के लिए रियाज अहमद गौहर शाही साहब के एक अपार्टमेंट और घर में जाती है, तो रियाज अहमद गौहर शाही साहब उससे तन्हा मिलने का मुतालबा, और कहते हैं कि खामन दरवाजे के बाहर खड़ा रहे
और ये बेगम जो है, जो इनकी वाइफ हैं, ये अंदर आए, मैं इनके साथ अकेले में बात करना चाहता हूँ ताकि इनके दिल को सुकून मिले। और एज पर उसका खामद और खातून वो ये कहते हैं कि रियाज अहमद गौहर शाही साहब ने हमें ये कहा था कि इसके दिल के ऊपर कोई शैतान है, नेगेटिव असरात हैं, उनको निकालना है, तो इसीलिए दम दरूद ये चीजें करनी पड़ेंगी। मैंने कहा ठीक। वो औरत अंदर चली जाती है, फरा दुरानी। चंद ही लम्हों के बाद वो दरवाजे को पटकते हुए, रोती हुई, उजड़ी हुई हालत के अंदर, बाल बिखरे हैं, कपड़े इधर से उधर हैं, दौड़ रही है। वो एक चप्पल पहनी है, एक नहीं पहनी, इस तरह का कोई हाल होगा। दौड़ती है, अपने खामद की बाहों में आकर गिरती, ओ मुझे बचा लो, ओ मुझे बचा लो, यहां से निकलो, यहां से निकलो, यहां से निकलो। वो खामद जो है लेकर दौड़ता है, क्या हो गया, ये मसला हो गया। अब जारी बात है, वो अकेला बंदा उनके साथ भिड़ तो नहीं सकता था, उन्होंने पकड़ के दोनों को ही लंबा कर लेना था और जिक्र की महफिल वहीं स्टार्ट कर लेनी थी। वो भाग गए वहां से, उनका निकलो भाई यहां से। वो निकले। सबसे पहले उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट बनाई। याद रखें कि जो एडवांस दुनिया के अंदर लोग रहते हैं उनको कानून का पता है, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चलता, बैठे रहते हैं बस ये मामला हुआ। अभी जो दुनिया समझ रही है उसको पता है। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, उनको पता चला कि अच्छा ये बाद में हमने जो मसला कर, उस औरत ने कंप्लेंट की। और वो कंप्लेंट में क्या कहा, ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि मस्तानी जो हाथ सीने के ऊपर लगाती थी ना, तो रियाज अहमद गौर शाही साहब ने क्या किया था, ये कंप्लेंट आपके सामने 1999 की आपकी स्क्रीन के ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट है, न्यू जर्सी के अंदर। आपको डेट नजर आ रही है 1999 लेफ्ट के ऊपर, और मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। उस ट्राइंगल में उस क्लेमेंट जो है, जो कंप्लेंट कर रही है, वो उसने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आगे वो पकड़े भी गए। अच्छा जी, क्या क्या लिखा है उसने, कहती है अगर वो धुंधला सा थोड़ा लिखा हुआ है, मगर उसको आप अगर समझें, क्योंकि ये बाद में दूसरी अखबार वालों ने उसका दिया भी। कहते हैं कि मुझे एक अपार्टमेंट थी जो सस्पेक्ट का था, जो जगह थी, उधर मैं गई। ही आस्क्ड मी टू सिट ऑन अ बेड। उसने मुझे कहा कि बेड पर बैठ जाओ। एंड ही पुश्ड मी डाउन। उसने मुझे नीचे धक्का दिया, नीचे गिराया। एंड ही ग्रैब्ड माय ब्रेस्ट। उसने मेरे ब्रेस्ट, मेरी छाती को, मेरे सीने को दबोच लिया। ये जी कंप्लेन लिखी हुई है आपकी स्क्रीन के ऊपर, का नंबर भी आपके सामने मौजूद है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। न्यू जर्सी के अंदर, ये वहां के थाने के अंदर। अब होता क्या है, इसके ऊपर होती है कार्रवाई, तहकीक की जाती है, कार्रवाई होती है। तो जो रियाज अहमद गौहर साहब हैं, वो न्यू जर्सी से जा चुके होते हैं एक और स्टेट के अंदर। तो पुलिस, चूंकि वहां उनके पास वारंट होते हैं, तो वो वहां से आने का इंतजार करते हैं। एज पर द न्यूज में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो जब वापस आते हैं तो वो उनको धर लेते हैं और इनको थाने में डाल देते हैं। फिर तफ्तीश होती है। तो रियाज अहमद गौहर शाही साहब का मौकफ ये था कि मैं दम करना चाह रहा था, उस दम के नतीजे में मुझे इसको हाथ तो लगाना था। अब ये बच्ची है, ये गलतफहमी का शिकार हो गई, इसको लगा कि शायद मैं इसको टोटा रहा हूँ या इसको गलत तरीके से कोई हरास कर रहा हूँ। तो ये गलतफहमी, मैंने दोनों मुद्दे रख दिए। बाद में पता चला ये मुद्दा जो है वो सरफेस पर उभर कर सामने आया इब्तदाई तौर पर। उसके बाद रोजनामा खबरें में 3 नवंबर को, अगले दिन, एक खबर शाया हुई 1999 में, जिसमें यह बताया गया कि रियाज अहमद गौहर शाही साहब उस औरत को हलाले के लिए उकसा रहे थे। और जब इन्होंने खुलकर मसला बयान किया कि फरहत दुरानी जिस खामद को छोड़ के आई है, उससे तलाक उसने उस तरीके से नहीं ली जो शरी तलाक, तो रियाज अहमद गौहर शाही साहब ने कहा कि चूंकि तुमने वो तलाक सही नहीं ली, तो तुम्हें हलाला करना चाहिए। और वो शायद खुद कोई जो है ना, वो वॉलंटियरली पेश कर रहे थे, मुझे नहीं पता, एज पर द शवाहिद, ठीक है ना, विटनेस जो वहां बात कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा था कि उस इबारत में आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि सीने पर हाथ लगाए, क्योंकि बाद में ये इल्जाम रियाज अहमद गौहर शाही साहब के ऊपर लगा। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दुरुस्त है या नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक हो गया दोस्तों, ये बात मैं रखना चाह रहा था।